करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। ये हमारा सपना होना चाहिए। क्या मेरे देश के नौजवान देश सेवा करने के लिए सिर्फ भगत सिंह की तरह फांसी पर ही लटकना अनिवार्य है? भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान एक साथ मंत्र दिया था। जवान जो सीमा पर अपना सर दे देता है उसी की बराबरी में जय जवान कहा था। क्यों? क्योंकि अन्न के भंडार भर करके मेरा किसान भारत मां की उतनी ही सेवा करता है जैसे जवान भारत मां की रक्षा करता है। ये भी देश सेवा, अन्न के भंडार भरना, ये भी किसान की सबसे बड़ी देश सेवा है। अब तभी तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा। भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके रहते हुए छोटी मोटी चीजें हमें दुनिया से इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती? क्या मेरे देश के नौजवान ये तय कर सकते हैं? वो जरा रिसर्च करें, ढूंढें कि भारत कितने प्रकार की चीजों को इंपोर्ट करता है और वो फैसला करें कि मैं अपने छोटे छोटे काम के द्वारा, उद्योग के द्वारा, मेरा छोटा ही कारखाना क्यों न हो, लेकिन मेरे देश को इंपोर्ट करने वाली कम से कम एक चीज मैं ऐसी बनाऊंगा कि मेरे देश को कभी इंपोर्ट न करना पड़े। इतना ही नहीं, मेरा देश एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। अगर हिंदुस्तान के लाखों नौजवान एक एक आइटम लेकर के बैठ जाए, भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों को, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस न आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट न हो। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपना लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं उस काम को पूरा करें। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में हमारे देश के नौजवानों ने भारत की पहचान को बदल दिया है। विश्व भारत को क्या जानता था? ज्यादा नहीं, अभी 25-30 साल पहले तक दुनिया के कई कोने से ऐसे थे जो हिंदुस्तान के लिए यही सोचते थे तो ये तो सपेरों का देश है, ये सांप का खेल करने वाला देश है, काले जादू वाला देश। भारत की सच्ची पहचान दुनिया तक पहुंची नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे 20, 22, 23 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवीय की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्ट, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी,
वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। और डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है तो इसके साथ हमारा ये भी सपना है कि हम आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी खाली, ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये आईपैड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड हम लाते हैं, देश के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को लाना अनिवार्य है। डीजल और पेट्रोल लाते हैं, तेल लाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाए तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। और इसलिए हम इस डिजिटल इंडिया को लेकर के जब आगे चलना चाहते हैं तब ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। एक जमाना पर कहा जाता था कि रेलवे देश को जोड़ती है, ऐसा कहा जाता है। मैं कहता हूं आज आईटी देश के जन जन को जोड़ने का ताकत रखती है। और इसलिए हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है। भाई बहनों, अगर हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया विश्व की बराबरी करने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। हमारे नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उनको ये अवसर देगा। भाइयों बहनों, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकौड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाली की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन महसूस होता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है, लेकिन टूरिज्म के अंदर बढ़ावा देने में भी और एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर खड़े हैं तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, कहीं प्रधानमंत्री का काम है। लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर दे? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी दी इतना बड़े देश को, दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, तो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे? हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नाम और निशान नहीं रहने देते। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता। और ये काम हम सबको मिलकर के करता है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं
जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जाता, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उससे शुरू होती है। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा भाव हो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती है, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की शर्त पर डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के परेशान हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी।